बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। 5 सितंबर को मतदान होना है और 8 सितंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, यानी मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब प्रत्याशियों के पास चुनाव प्रचार के लिए महज कुछ ही वक्त बचा है। प्रत्याशी 3 सितंबर तक ही चुनाव प्रचार कर सकेंगे। काबीना मंत्री सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, विधायक गंगोली हाट फकीर राम समेत सभी जिलों के जिलाध्यक्ष गांव-गांव जाकर लोगों को भाजपा का विकास बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ताबड़तोड़ सभाएं चल रही हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, सुमित्तर भुल्लर, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा समेत तमाम नेता जिले में डेरा डाले हुए हैं। वो पार्टी प्रत्याशी बसंत कुमार के लिए महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर जनता के बीच हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास को मैदान में उतारा है, तो वहीं इस चुनावी रण में कांग्रेस की तरफ से मैदान में बसंत कुमार हैं। इसके अलावा सपा से भागवती प्रसाद और उत्तराखंड क्रांति दल से अर्जुन कुमार देव, जबकि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से भागवत कोहली चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस चुनाव से पहले इस उपचुनाव को लेकर दावा कर रही थी कि चंपावत चुनाव की गलती बागेश्वर चुनाव में नहीं दोहराई जाएगी और बागेश्वर में भाजपा को पटखनी देकर पुराना रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी। जबकि भाजपा चुनाव से पहले एक ही दावा कर रही है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट की कमी है, इसीलिए दूसरे दलों पर वो डोरे डाल रही है और इस चुनाव में भी कांग्रेस को चंपावत जैसी ही करारी हार मिलेगी। ऐसे में अब ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस भी भाजपा की ही राह पर चल पड़ी है कि चुनाव जीतने के लिए जो जिताऊ हुआ, टिकाऊ कैंडिडेट हुआ, चाहे वो किसी भी दल का क्यों ना हो, उस पर दांव खेलने से पार्टी गुरेज नहीं करेगी। चंपावत दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि बागेश्वर विधानसभा में 5 सितंबर को होने जा रहे विधानसभा के उपचुनाव को भाजपा भारी बहुमत से जीतने जा रही है। जो नई शुरुआत की है, नया इतिहास बनाने का काम किया है, बागेश्वर की जनता भी उस इतिहास को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बाबा बागनाथ की भूमि उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और जो विकास का काम प्रारंभ हुआ है उसको और तेज गति प्रदान। देखिए, बागेश्वर उपचुनाव में जिस प्रकार से पहले भी कांग्रेस की जमानतें जब्त कराई गई हैं, उसी तरीके से अब की बार भी उनकी जमानत जब्त होगी और उनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा अन्य दलों को, कांग्रेस को। और भारतीय जनता पार्टी से इस समय पूरी जनता काफी खुश है। बौखलाहट में भाजपा के नेता अनर्गल बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, लेकिन जनता इस समय परिवर्तन के पक्ष में है। जनता इस समय तय कर चुकी है कि भ्रष्टाचार को नहीं चुनना है, बागेश्वर में परिवर्तन को चुनना है, बागेश्वर के भविष्य को चुनना है। बागेश्वर में 1,18,225 मतदाता हैं। इनमें 60,045 पुरुष और 58,180 महिलाएं हैं। सर्विस मतदाताओं की संख्या 2,207 है, जिनमें से महिला मतदाता 57 हैं। उपचुनाव के लिए यहां 172 मतदान केंद्र और 188 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र को 28 सेक्टर में बांटा गया है। उत्तराखंड के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो उपचुनाव के नतीजे हमेशा सत्ता पक्ष के पाले में जाते हुए नजर आते हैं। उत्तराखंड के 23 साल के इतिहास में 14 उपचुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 13 बार सत्ता पक्ष को ही विजय मिली है। सिर्फ एक बार उत्तराखंड क्रांति दल ने कांग्रेस की सरकार रहते हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। बागेश्वर से कांग्रेस के 2022 में प्रत्याशी रहे रणजीत दास भी इस उपचुनाव में भाजपा के पाले में आ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर हाथ का दामन थामने वाले बसंत कुमार को टिकट देकर चुनाव को दिलचस्प करने की कोशिश जरूर की है। लेकिन जिस तरह से बागेश्वर में सीएम धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्टी के सीनियर नेताओं ने एकजुटता दिखाई है, उससे साफ है कि भाजपा उपचुनाव को किसी भी तरह से हल्के में नहीं लेना चाहती। हालांकि चंदन राम दास भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने और फिर कैबिनेट मंत्री बने। अब उनके निधन के बाद पार्टी ने दिवंगत विधायक की पत्नी पर ही दांव खेला है, जो पार्टी का सहानुभूति कार्ड माना जा रहा है। लेकिन जनता के मन को कौन जीत पाएगा, ये तो मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। जन टीवी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।
नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तराखंड के बाई इलेक्शन की। बागेश्वर सीट और कड़ा मुकाबला, किसके पक्ष में जाएगी ये सीट, ये फैसला तो 8 तारीख को होगा, जो 5 तारीख को वोटिंग के दरमियान मतदाता करेगा। लेकिन अभी तक की अगर ट्रेंड की बात करें तो 14 बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पे 23 साल में, जब से राज्य का गठन हुआ है। 13 सत्ता पक्ष के साथ में गए हैं। एक बाई इलेक्शन उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में गया जब कांग्रेस की सरकार रही। तो खैर, चुनाव अपने पूरे परवान पे है और अपने अपने दावे हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने जहां सिंपैथी गेन करने की कोशिश की है, वहीं पे आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए बसंत कुमार, उन पे दाव खेल रही है कांग्रेस। क्रांति दल भी है, समाजवादी पार्टी भी है, और भी दल हैं। लेकिन अगर बात मुकाबले की जाए तो बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी फाइट और क्रांति दल इसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी जी हैं, भाजपा से हमारे साथ विनोद सियाल जी हैं, और हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं पहले राजनीतिक दल के जो स्पोक्स पर्सन है, गरिमा जी, क्या लगता है आपको, अभी तक का जो ट्रेंड है, जो मैं देख पा रहा हूं, वो सत्ता पक्ष के साथ में जाता है, ये मतदाता का रुझान रहा है, लेकिन इस बार क्या ये मिथक टूट पाएगा? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले 6 सालों में इनके जब ये सत्ता पर काबिज हुए 2017 में, तब से लेकर आज तक 2023 तक अगर 6 उपचुनाव हुए हैं, तो भाजपा ने कभी भी अपने साधारण कार्यकर्ता पर दांव खेला ही नहीं। यदि इनको अपने कार्यों पर भरोसा होता, अपनी रीति नीतियों पर भरोसा होता, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा होता, तो निश्चित रूप से ये अपने कार्यकर्ता को वहां से टिकट देते। लेकिन मैं आपको सिलसिलेवार गिनाना चाहती हूँ। थराली विधानसभा में इन्होंने मुन्नी देवी पर दांव खेला। मुन्नी देवी दिवंगत विधायक मगनलाल शाह की धर्मपत्नी थी। पिथौरागढ़ में इन्होंने दिवंगत विधायक या काबीना मंत्री कह लीजिए स्वर्गीय प्रकाश पंजी की पत्नी पर दांव खेला। फिर इन्होंने सल्ट विधानसभा में, क्योंकि दोनों धर्मपत्नी और पति दोनों की कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी, सल्ट के दिवंगत विधायक हमारे सुरेंद्र सिंह जीना, उनके भाई के ऊपर इन्होंने दांव खेला, महेश जीना के ऊपर। यहाँ की अगर मैं बात करूं खानपुर की, तो प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी देवयानी को टिकट दे दिया। फिर आप देहरादून कैंट में आ जाइए तो हरवंश कपूर जी की मौत के बाद फिर वो सीट खाली हुई, तो उनकी धर्मपत्नी सविता कपूर को टिकट दे दिया। तो एक तरफ तो इनके ही नेता, जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो अभी ज्यादा समय नहीं बीता है कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। कहते हैं परिवारवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना है और तुष्टीकरण को उखाड़ फेंकना है। तो परिवारवाद को पल्लवित पोषित तो यहाँ प्रदेश के अंदर भाजपा कर रही है। तो या तो ये लोग धृतराष्ट्र बने हुए हैं, या फिर ये पूरी तरह से मूक दर्शक बने हुए हैं, जिन्हें अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात सुनाई नहीं पड़ती। यानी कि प्रवचन देने के लिए बहुत बढ़िया है, दूसरे दलों को या जनता को भ्रमित करते रहो कि परिवारवाद से पल्ला छुड़ाना है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से उस पौधे को पानी देते रहो। इस बार हम वहां से विजय प्राप्त करेंगे, बहुत बड़ी जीत दर्ज कराएंगे। भरोसा क्या आधार क्या है कांग्रेस की जीत दर्ज कराने का? इसलिए क्योंकि लोग आजिज आ चुके हैं। पेट की आग के सामने देखिए कोई दूसरी बात नहीं चलती। इस वक्त उत्तराखंड में बेरोजगारी विकराल रूप ले चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है, पूरे देश की महंगाई से ज्यादा महंगाई उत्तराखंड के अंदर है, और भ्रष्टाचार में ये आकंठ डूबे हुए हैं। चाहे वो भर्ती घोटाले कह लीजिए, चाहे जमीन फर्जीवाड़े कह लीजिए, इनके पार्षद, इनके मंत्री, इनके विधायक पूरी तरह से आकंठ डूबे हुए भ्रष्टाचार में। जनता परिवर्तन चाहती है, सिर्फ और सिर्फ एक मूल मंत्र है कि जनता परिवर्तन चाहती है। चलिए मैं वापस लौटूंगा, विनोद जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, ये गवर्नमेंट आपकी है, सीट आपके पास में जी, और खाली हुई है, तो चुनौती ये है कि आपको आपकी सीट बचाए रखनी है। कांग्रेस का दावा है कि जनता उगता चुकी है, यानी कि जनता उग चुकी है सत्ता पक्ष से, इस वजह से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गरिमा दौसानी जी, अभी उनका भाषण सुनने को प्राप्त हुआ और उन्होंने अपना विषय रखा। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी से बड़ा
वंशवाद। हमारी पार्टी में तो अगर कोई कार्यकर्ता होगा तो निश्चित रूप से कुछ स्थानों पर उनको अवसर मिला होगा, लेकिन इनकी पार्टी में तो अगर राहुल गांधी जी शादी नहीं करते हैं तो प्रियंका गांधी जी का ही बेटा ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये की पोस्ट पर आएगा। इसलिए वंशवाद की जो परिभाषा है ये हमको न समझाएं। दूसरा विषय ये आता है कि निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य की जनता नरेंद्र भाई मोदी से प्रेम करती है। यहाँ के हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह के निर्णय उन्हें उत्तराखंड राज्य के अंदर लिए हैं, उसका परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दोबारा पुनरावृत्ति की है कि जो कि लगातार यहाँ पर कोई जीतता नहीं था। यहाँ तक कि इनके शीर्ष नेता, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा आदर करता हूँ, हरीश रावत जी, वो भी विधानसभा का मुंह नहीं देख पाए। अन्य तो औरों की बात क्या करनी। निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उत्तराखंड राज्य दिया है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है। अचानक उनकी मृत्यु हो गई हमारे स्वर्गीय चंदन रामदास जी की। चंदन रामदास जी बहुत लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में थे, उनके साथ उनकी पत्नी लगातार राजनीति में सक्रिय थी, वो भी लोगों की सेवा में सक्रिय थी। और उनकी मृत्यु के उपरांत वहां की जनता की मांग पर जनता ने निर्णय लिया, पार्टी ने निर्णय लिया कि श्रीमती पार्वती देवी को वहां का टिकट दिया जाए। और निश्चित रूप से आज की जो परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य और जिस तरह से देश के अंदर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं नरेंद्र भाई मोदी की, जो आम गरीब किसान तक पहुंच रही हैं, और जो आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम किया, और चंदन रामदास जी ने जिस तरह से बहुत ग्रास रूट में जाकर धरातल पर जनता की सेवा की है, हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जनता जनार्दन का आशीर्वाद बागेश्वर में पार्वती देवी जी को मिलेगा और निश्चित रूप से पार्वती देवी जी विजय प्राप्त करेंगे। जी श्रीनिवास, क्या लगता है आपको? मुकाबला बड़ा रोचक है और सीधी फाइट कही जा सकती है इसे। बिल्कुल योगेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से हम अगर बात करें विधानसभा के उपचुनाव की, यानी बागेश्वर सीट की बात करते हैं, तो सबसे पहले उसका सिनेरियो समझने की आवश्यकता है कि बागेश्वर है कहां पर। बागेश्वर सुदूर पर्वतीय क्षेत्र है, एक छोटा जिला है जिस जिले में विधानसभा सीट बागेश्वर आती है, और उस बागेश्वर विधानसभा सीट में तकरीबन 1,18,225 मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 5 तारीख को यह तय करेंगे कि किसकी किस्मत को ईवीएम में कैद करना है। यानी सवाल है मुद्दों का कि क्या वाकई में उत्तराखंड के वो तमाम मुद्दे बागेश्वर चुनाव में हैं? क्या हम केंद्र की राजनीति को बागेश्वर उपचुनाव में लेकर आएंगे, या उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन के सवाल के मुद्दे पर बागेश्वर का उपचुनाव लड़ेंगे? ये दोनों अलग अलग बातें हैं योगेंद्र जी, क्योंकि उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो उत्तराखंड की माटी को, उत्तराखंड की पानी को और उत्तराखंड की जवानी को रोकने के लिए हुआ था, कि ताकि उत्तराखंड को पर्वतीय क्षेत्रों के संपूर्ण विकास से जोड़ा जा सके। और उसी की एक परिधि है बागेश्वर विधानसभा। कांग्रेस के पास बागेश्वर विधानसभा में इस समय इतिहास बदलने की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो सहानुभूति कार्ड कह लीजिए, या फिर अपनी सीट को घर के ही प्रत्याशी के तौर पर या परिजनों को देकर के लोगों के बीच में जो चंदन रामदास ने एक छवि बनाई थी, एक साधारण छवि के वो नेता रहे हैं और साधारण व्यक्तित्व उनका रहा है। लेकिन ये जरूर है कि हर व्यक्ति की पहुंच के करीब वो थे, ये बात सच है। चाहे वो कांग्रेस में थे तब भी, ये चंदन रामदास जो आज हमारे बीच में नहीं है, ये पहले कांग्रेस के सिपाही हुआ करते थे। 2002 में कांग्रेस के पास ये सीट थी, लेकिन 2007 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट चली गई और चंदन रामदास एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते हुए 4 बार वहां से विजयी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता थे तब वो जीत नहीं सकते थे, बीजेपी में आ गए फिर वो जीत रहे लगातार, क्योंकि उनका अपना जनाधार था कांग्रेस में रहते भी और भारतीय जनता पार्टी में रहते भी। तो योगेंद्र जी, सबसे बड़ा इश्यू ये है कि जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उपचुनाव जब होता है तो सरकार तो जरूर देखी जाती है, लेकिन वो जनप्रतिनिधि किस काबिल है, उसकी वहां पर जो काम करने की क्षमता थी वो कितनी आगे बढ़ रही है, और जो वर्तमान प्रत्याशी है उसको उसका लाभ क्या मिलेगा। क्या वहां पर जो कांग्रेस मुद्दे उठा रही है बेरोजगारी का, क्या वो बेरोजगारी बागेश्वर में नहीं है या और जगह पर है?
अगर हम बागेश्वर की बात करेंगे तो बागेश्वर में भी सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत जरूरतों के अलावा ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ भूस्खलन की भी बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया और अचानक से ठीक हो जाएगा। इन 23 सालों के सफर में बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत कुछ करते करते हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि केवल जिताऊ कैंडिडेट कौन होगा इसको आधार बना करके दोनों ही दल दांव खेलते हैं। बिल्कुल, सभी जगह हालात यही रहते हैं कि बात तो लंबी चौड़ी कही जाती है, दागी हो या बागी, बस एक जिताऊ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही होती है। हर राजनीतिक दल का एक ही एजेंडा होता है कि चुनाव जीतने वाला कौन हो सकता है। गरिमा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मैं आपके यहां से जो कैंडिडेट रहे 2022 में वो बीजेपी में चले गए और आम आदमी पार्टी से आपने लिया। एक बड़ा ये चर्चा है कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी है इस बात को लेकर के कि आम आदमी पार्टी से जो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे शामिल हुए हैं उन्हीं को टिकट दे दिया, जबकि जो सज्जन 2022 में चुनाव लड़े वो नई टिकट देने पे बीजेपी सर, तो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा या फिर कोई परवाह नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से, समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़े और जीते जाते हैं। और हमने देखा 2022 में बसंत कुमार जी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अच्छा खासा वोट वहां से उन्होंने गार्नर किया था। यानी कि आप सोच सकते हैं कि 16 से 17 हजार वोट वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लाए। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमारे 2022 के जो कैंडिडेट थे उनको ये इनके प्रकार ना, मैं जिक्र नहीं करना चाहती कि क्या दबाव डालकर या क्या प्रलोभन देकर रंजीत दास को अपने पार्टी में शामिल भाजपा ने कराया। लेकिन हमने ये देखा कि वहां लगातार सालों साल से मेहनत कर रहे बसंत कुमार का एक अच्छा जनाधार है। लोगों के दिलों में उन्होंने एक छाप छोड़ी हुई है और जगह बनाई है अपनी। तो समीकरणों को देखते हुए हमने बसंत कुमार जी को वहां से उतारा है और मुझे लगता है कि लोगों में अच्छी पैठ उनकी बन रही है और दुल्हन वही जो पियामन भाई, अब जो वहां की जनता को स्वीकार्य हो ऐसा कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारा है। और जो कर्मठता से पिछले 10 सालों से उनके बीच में रहकर उनकी आवाज बन रहा है, उनके मुद्दों को उठा रहा है। और इस वक्त परिवर्तन, इस वक्त कांग्रेस देखिए भाई साहब बहुत ही मजबूत स्थिति में बागेश्वर में है। लेकिन हाँ, सरकारी मशीनरी का और प्रशासनिक मशीनरी का बहुत दुरुपयोग वहां पर सत्ताधारी दल के द्वारा किया जा रहा है, जो कि हर बार किया जाता है। चंपावत में भी हमने देखा इसी तरह का कुछ हुआ था। हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने के लिए कई तरह की हरकतें वहां पर गरिमा जी, ये अक्सर एक आरोप लगता है कि सत्ता पक्ष, मैं आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं, मैं आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा रही हूँ। हम 2 बार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दरवाजे पर भी खटखटा कर आ गए हैं, उनके दौरे भी हो आए हैं। हमने सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ उनसे अपनी कंप्लेंट की है। एक तो आप सोचिए, मुझे लगता है देश के इतिहास में पहली बार चौथे स्तंभ पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है बागेश्वर उपचुनाव में। बागेश्वर के बाहर का कोई भी पत्रकार वहां कवर नहीं कर सकता बागेश्वर उपचुनाव को। वहां की डीएम ये कहते हुए अपने बयान में पाई गई है कि उत्तराखंड की आईडी तो नहीं, बागेश्वर की आईडी तो नहीं है, उत्तराखंड में और कहीं की हो सकती है। अब आप सोचिए कि जिलाधिकारी अगर यहाँ देहरादून के पत्रकारों को वहां उपचुनाव को कवर नहीं करने दे रही, फिर एक सूचना विभाग ने पत्र जारी किया है, पत्रकारों को ताकीद किया है कि कोई भी प्रेस वार्ता में जाने से पहले देख लें कि उनके पास प्रेस वार्ता करने की परमिशन है या नहीं है, नहीं तो मतलब खामियाजा आप भुगतेंगे। पत्रकारों को एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से धमकी मिली है कि अगर बिना परमिशन के कोई दल प्रेस वार्ता कर रहा है और आप उस प्रेस वार्ता को कवर करने पहुंच गए तो फिर आपको उसके रिपरकशंस जो हैं वो भुगतने पड़ेंगे। चौथे स्तंभ पर इस तरह का प्रतिबंध हमने पहली बार देखा। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को आनन फानन में बिना उसकी गलती के बाबा बागनाथ के दरवाजे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये अहंकारी जो सरकार है, जो अहंकारी, इन्होंने कहा कई बातें कही, धामी जी ये धामी जी वो। अरे बताइए ना, भर्ती घोटाले है, ये प्रदेश जो है अग्निवीर योजना के बाद इतना डिप्रेशन में है। प्रदेश का युवा अग्निवीर योजना से बहुत शुद्ध है और अभी हिमाचल इनके हाथों से सरका है अग्निवीर योजना की ही वजह से। OPS और अग्निवीर योजना, मैं जवाब दिलवा रहा हूं। आपने बहुत सारे आरोप, मैं जवाब गरिमा जी जवाब दिलवा देता हूँ विनोद जी से।
और मैंने वो नोटिस, एक मिनट भाई साहब, मैंने वो नोटिस दिखाया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, तो हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को बुक कर लिया गया है। तो आपने कई आरोप लगाए, उनका जवाब दे रहे हैं वो। जी विनोद जी, इन्होंने पहली बात कही कि रणजीत दास जी को क्यों बीजेपी में आए। रणजीत दास जी का जिस तरह से इन्होंने शोषण किया है, जो इनकी पिछली बार कैंडिडेट थे, और उन्हें लगा कि वास्तव में जो कांग्रेस है इसका जो जहाज डूब रहा है, 13 बार जिस राहुल गांधी को इन्होंने जो है तो प्रोजेक्ट कर दिया है, वो आज तक नेता नहीं बन पाया है। उत्तराखंड राज्य के अंदर इनके नेताओं के अंदर घमासान मचा हुआ है। देश सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उनको लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, और उनका भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होना ये उसको उल्टा बता रही हैं, जबकि ये इनकी विफलता है। दूसरी बात मैं इन्हें कह रहा हूं, इस टीवी चैनल पर आज यहां पर कह रहा हूं कि निर्णय जनता का होगा, परिणाम 8 तारीख को आएगा, और इन्होंने पहले से ही हार मान ली है। जिस तरह के बाने मार रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए, ये कारनामे इन्होंने कहा है। लोकतंत्र में इनका इतिहास रहा है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी जानकारी है कि लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से इन्होंने की, इंदिरा गांधी ने जो पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी थी, जिस तरह से उपचुनाव में इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र का सम्मान करती है। हम अपने कामों के आधार पर निश्चित रूप से जनता के बीच में है। जनता जनार्दन का जो आदेश होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो अच्छा काम हो रहा है उसके आधार पर हम जीतेंगे, और नरेंद्र भाई मोदी ने जो अच्छा काम किया है उसके आधार पर जीतेंगे। लेकिन इनके जो अनर्गल प्रलाप हैं, ये ध्यान रख ले कि कल के दिन ये फिर ये ना बोले कि परिणाम अगर इनके पक्ष में नहीं आता है, परिणाम जनता ने देना है। कल के दिन ये भी बोल सकते हैं कि इन्होंने मशीनों में छेड़छाड़ कर दी, इन्होंने ये कर दिया। इसलिए पहले से अपने मन को बना ले इन्हें उस दिन क्या बोलना है। हम जनता का जनादेश स्वीकार करेंगे, हार हो या जीत हो। इसलिए इन्हें इलेक्शन कमीशन पर भरोसा करना चाहिए। जो भी वहां पर कार्रवाई हो रही है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर चुनाव हो रहा है, और वो सब जगह होता है। इसलिए इस तरह बेतुके आरोप लगाना, किसी पर कीचड़ उछालना, वो कीचड़ अपनी तरफ भी आ जाता है। विनोद जी, एक बात आपने कही कि रणजीत दास इस वजह से आपके पास में आए हैं कि डूबता जहाज है कांग्रेस, तो डूबते जहाज से बचने के लिए आप, तो ये तो उनका अपना निजी स्वार्थ हुआ, कोई आइडियोलॉजिकली आपसे सहमति से तो आए नहीं। नहीं, डूबते जहाज से मतलब जनता पसंद नहीं कर रही है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नियति नहीं है। उत्तराखंड राज्य के अंदर ये प्रतिपक्ष में एक भी इनकी रचनात्मक भूमिका नहीं है। पर हम भी प्रतिपक्ष में रहे, हम भी सब 60 सालों तक प्रतिपक्ष में रहे। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर हमारे इतने वरिष्ठ नेता इतने लंबे समय तक प्रतिपक्ष में रहे। उन्होंने विपक्ष का रचनात्मक सहयोग किया है समय समय पर। लेकिन इनके द्वारा इस तरह का नहीं, इन्हें ये सत्ता के लिए छटपटा रहे हैं, किसी भी प्रकार से इनको सत्ता प्राप्त हो जाए। 10 साल तक इनको सत्ता मिली है उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य को जिस तरह से इन्होंने लूटा है, लोकतंत्र के अंदर जिस तरह से इन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए जो प्रयास किए हैं, वो आज भी जो है तो न्यायालय में गतिमान है, वो कार्रवाई गतिमान है। ये हमको कह रहे हैं कि हम जो है तो हम तो लोकतंत्र के पुजारी, हम तो जनता का निर्णय स्वीकार करते हैं। जनता का श्रीनिवास जी का रुख करना चाहता हूं। एक छोटी सी बात, एक बार गरिमा जी, मैं श्रीनिवास जी से एक सवाल। श्रीनिवास जी, एक मैं बात जरूर चाहूंगा। गरिमा जी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि वहां की डीएम ने मीडिया को रोका है कवरेज करने से, और बागेश्वर के अलावा देहरादून के पत्रकार हों चाहे देश के और दूसरे जगहों के पत्रकारों को नहीं जा सकता। इसकी क्या सच्चाई है? नहीं, जहां तक देहरादून के पत्रकार का बागेश्वर उपचुनाव में कवरेज के लिए जाना, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जिस घटना का गरिमा जी ने जिक्र किया है उसका इस कवरेज से कोई लेना देना नहीं। जहां तक हमारी टीम का सवाल है, मेरी टीम आज भी बागेश्वर में है, बागेश्वर में कवरेज कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि बागेश्वर के उपचुनाव की बात करें या किसी भी उपचुनाव की बात करें तो वो एक प्रक्रिया जरूर है योगेंद्र जी। जब हम इलेक्शन कवरेज पर जाते हैं तो हमें सूचना विभाग के जरिए जिला सूचना अधिकारी को, जो कलेक्ट्रेट से होते हुए 2 फोटोग्राफ, एक आईडी कार्ड और एक कि किस कवरेज के लिए जा रहे हैं, कैमरामैन और रिपोर्ट, ये देना ही होता है। क्योंकि उसके लिए जो पासेज अलाउ होते हैं वो मतदान के लिए भी होता है और मतगणना के लिए भी होता है, ताकि वो टीम वहां पर कवरेज कर सके और अंदर तक जा सके। जो इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था है उसी के तहत ये काम किया जाता है, क्योंकि जिलाधिकारी खुद निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करता है, इसलिए उसकी परमिशन की आवश्यकता
उस दरमियान के लिए होती है, लेकिन रूटीन कवरेज के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये केवल चुनाव के दरमियान और मतगणना के लिए जिस सेंट्रल टेबल पर तक पहुंचना है रिपोर्टर को अपनी यूनिट के साथ, वहां के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है। और अगर मुझे वर्तमान में आज अगर कवरेज करना होगा तो वहां पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रीनिवास भाई बताएं कि सूचना विभाग के द्वारा जो पत्र जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि बिना परमिशन के आप किसी प्रेस वार्ता में प्रतिभाग नहीं कर सकते, क्या इस तरह का पत्र आपको हर उपचुनाव में दिखाई पड़ता था या ये पहली बार है? अरे गरिमा जी, वो पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। अब मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, मेरा भी अधिकार है सवाल पूछने का। खड़े कर देंगे। मैंने आज मीडिया बंधुओं को, मुझे नहीं पता, श्रीनिवास जी मुझे नहीं पता आपने वो पत्र देखा नहीं देखा। मैंने अपने ऑफिशियल ग्रुप में आपके सवाल पे पत्र डाले हैं। अपना पक्ष रख रहे हैं। गरिमा जी आपके सवाल पे श्रीनिवास जी पक्ष रख रहे हैं अपना। जी श्रीनिवास कंटिन्यू। आप बोलती है जी, आप बीच में किस लिए कूद रहे हैं? जो संवाद है मेरे और इनके बीच में चल रहा है, आपका बीच में कूदने का मतलब क्या है? एक सीधा और पॉइंटेड सवाल पूछा, उसका जवाब श्रीनिवास जी दे देंगे। श्रीनिवास जी को बोलना नहीं आता जो आप बीच में उछल रहे हैं। ये बंदरों की तरह उछल कूद ना किया करिए। मैंने एक सवाल पूछा, श्रीनिवास जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, उसका जवाब देने में सक्षम है। आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। गुमराह कर रही है ना हमारी टीम को कहीं पर रोका गया है। सवाल यह है कि क्यों रोका गया है, इसके पीछे जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरी टीम को नहीं रोका गया, मेरे पास सूचना विभाग का कोई पत्र नहीं आता है कि जन टीवी के किसी संवाददाता को या कैमरामैन को बागेश्वर उपचुनाव में कवरेज करने के दरमियान किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले सूचना विभाग को इंगित कराना पड़ेगा, तो ऐसा कोई पत्र मेरे पास नहीं है वर्तमान में। और ना ही इस तरीके से किसी जिलाधिकारी का मुझे कोई टेलीफोन के माध्यम से बताया गया कि आप अपनी टीम यहां पर मत भेजिए। मेरी टीम 3 दिन का दौरा पहले कर चुकी थी, फिर इलेक्शन के लिए टीम को वहां पर भेजा गया है। यानी कुल मिलाकर के देखिए, पत्रकारिता में भी कभी कभी कुछ इस तरीके के अपवाद सामने आ जाते हैं, जिन अपवाद को बचने के लिए मेन स्ट्रीम को बीच में नहीं लाया जा सकता। अगर मेरी टीम में कोई दोष नहीं है तो मुझे कहीं पर जाने का, अगर मेरी टीम बिना आई कार्ड के किसी कवरेज पर जाती है तो जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस का प्रत्याशी होगा या बीजेपी का प्रत्याशी होगा या सुरक्षा तंत्र होगा, वो सवाल करेगा कि आप किस न्यूज चैनल से हैं। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मेरी टीम के गले में आई कार्ड होना चाहिए, वो बकायदा मेरे यहां से भेजा गया हो, उसकी कवरेज के लिए लेटर भेजा गया हो। ये दिक्कतें तब आती हैं जिन्होंने अपने संवाददाता बागेश्वर में नियुक्त नहीं किए। ये उनके लिए दिक्कत है कि कवरेज क्षेत्र, मतलब आपने वो पत्र नहीं देखा और इस डिबेट चैनल के बाद मैं आपको जिलाधिकारी के द्वारा जारी वो पत्र भी भेजूंगी तुरंत इस डिबेट के बाद, जिसमें जिलाधिकारी ने प्रतिबंधित किया कांग्रेस पार्टी का दिमाग बढ़ाया नहीं है जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास मत बोले गरिमा जी, प्रतिबंधित करने के लिए उनका गला घोटने के लिए हम बार-बार जा रहे हैं कि वहां से पत्रकारों को बैरंग लौटाया गया है। चले गरिमा जी मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। तो खैर चले, बागेश्वर का चुनाव काफी उत्तराखंड में दिलचस्प हो चुका है और 8 तारीख को आने वाले परिणाम तय करेंगे कि वाकई वहां के मतदाता ने मुहर कहां लगाई है। अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बात है। जब तक जैसी कोई इंपॉर्टेंट चीज आती है हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन चलते चलते हम जरूर कहना चाहेंगे कि 5 तारीख को बागेश्वर के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।